स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एजुकेशन मास्टर में। मैं डॉक्टर फखरुद्दीन, इस्लामिया डिग्री कॉलेज जनपद सहारनपुर से बीएड और डीएलएड की परीक्षाओं की तैयारी के साथ साथ यूपी टेट, सी टेट और अलग अलग प्रदेशों की अध्यापक भर्ती परीक्षाओं में उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज आपके सामने मैं क्रमवार प्रस्तुत करूंगा, जो परीक्षा की तैयारी की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण सिद्ध होते हैं। इस प्रश्नोत्तर श्रृंखला की तीसरी कड़ी के अंतर्गत मैं आपके सामने भारतीय शिक्षा प्रणाली का इतिहास एवं विकास, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास और समसामयिक भारत एवं शिक्षा विषय संबंधित प्रश्नों को प्रस्तुत करूंगा। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये श्रृंखला जरूर पसंद आएगी। देखिएगा, शुरुआत करते हैं कि प्रश्न संख्या 1 से, जिसमें पूछा गया है कि सन 1813 के आज्ञापत्र में शिक्षा का उत्तरदायित्व किस पर रखा गया था। तो उत्तर देखिएगा इसका कि सन 1813 के आज्ञापत्र में शिक्षा का उत्तरदायित्व ईस्ट इंडिया कंपनी पर रखा गया था। दूसरा प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 2, जिसमें पूछा गया है कि सन 1813 के आज्ञापत्र में क्या कहा गया था। यहाँ पे एक कथन दिया गया है, उसको ध्यानपूर्वक देखिएगा और याद रखिएगा कि सन 1813 के आज्ञापत्र में कहा गया था कि साहित्य के पुनरुद्धार एवं समुन्नति के लिए भारतीय विद्वानों को प्रोत्साहित करने के लिए और भारत के ब्रिटिश प्रदेशों के निवासियों में विद्वानों के ज्ञान का प्रसार एवं विकास करने के लिए प्रतिवर्ष कम से कम 1 लाख रुपए की धनराशि पृथक रखी जाएगी और व्यय की जाएगी। तो यहाँ पर भारत के अंदर उन प्रदेशों में जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में थे, उनके अंदर शिक्षा के प्रसार और प्रसार को बढ़ाने के लिए, वहाँ पर शिक्षा का विकास करने के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए के धनराशि को व्यय करने के लिए यहाँ पर प्रावधान रखा गया था, जो कि 1813 के आज्ञापत्र में था। आगे देखिएगा, प्रश्न नंबर 3 में जो दिया गया है, देखिएगा, सन 1813 के आज्ञापत्र को किन विद्वानों के प्रयासों के फलस्वरूप लागू किया गया। जो इसका उत्तर है कि सन 1813 के आज्ञापत्र को चार्ल्स ग्रांट एवं विल्बरफोर्स के प्रयासों के फलस्वरूप लागू किया गया था। प्रश्न संख्या, इस संबंध में एक महत्वपूर्ण कथन आपके सामने आता है कि जिसको कहा है नूरुल्लाह एवं नाइक ने, क्या कहते हैं वो, 1813 के आज्ञापत्र की प्रशंसा करते हुए वो कहते हैं कि द चार्टर एक्ट ऑफ 1813 फॉर्म ए टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन एजुकेशन। यानी कि 1813 का जो आज्ञा पत्र था उसको टर्निंग पॉइंट बताया गया भारतीय शिक्षा के इतिहास में। आगे देखिएगा, प्रश्न नंबर 4 में पूछा गया है कि सन 1813 के आज्ञा पत्र को किस धारा के अंतर्गत रखा गया। तो इसका उत्तर है कि सन 1813 के आज्ञा पत्र को 43वीं धारा के अंतर्गत, यानी कि 43 धारा के अंतर्गत रखा गया था। आगे देखिएगा, प्रश्न संख्या 5, प्राच्य पाश्चात्य विवाद किस आज्ञापत्र के अस्पष्ट आदेशों के कारण उभरा। यानी कि यहाँ पे एक कंट्रोवर्सी पैदा हुई पाश्चात्य और प्राच्यवादियों में, तो वो किस कारण से उभरा, इसको देखिएगा कि प्राच्य पाश्चात्य विवाद 1813 के आज्ञापत्र के अस्पष्ट आदेश के कारण उभरा। यानी कि जो आज्ञापत्र में मैंने अभी कुछ देर पहले आपको कथन पढ़ के सुनाया, उसमें कुछ विरोधाभास पैदा हुआ और उस विरोधाभास के फलस्वरूप प्राच्य और पाश्चात्य विवाद उभर कर सामने आया। तो वो क्या था, आगे देखिएगा कि प्रश्न संख्या 6, प्राच्यवादियों में कौन कौन शामिल थे। यानी कि जो प्राच्यवादी थे, यानी कि जो भारत के समर्थक थे, तो उनमें कौन कौन शामिल थे। प्राच्यवादियों में वारेन हास्टिंग्स, जोनाथन डंकन, लॉर्ड मिंटो, लोक शिक्षा समिति के अधिकांश सदस्य, समिति के मंत्री एच विल्सन, बंगाल का शिक्षा सचिव H.T. प्रिंसेप आदि प्राच्यवादियों में शामिल थे। आगे देखिएगा, प्रश्न संख्या 7 में कि पाश्चात्यवादियों में कौन कौन शामिल थे। तो इसका उत्तर है कि पाश्चात्यवादियों में कंपनी के युवा कर्मचारी एवं मशीनरी से जुड़े हुए व्यक्ति शामिल थे। मशीनरी का यहाँ पर मतलब है जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो लोग, और उस मशीनरी के अंतर्गत या उस ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन काम करने वाले लोग, वो सब पाश्चात्यवादियों में जुड़े हुए थे। और इसी के साथ साथ भारत के एक प्रसिद्ध विद्वान राजा राम मोहन राय भी पाश्चात्यवादियों के साथ में जुड़े हुए थे, और ख़ास तौर से पाश्चात्यवादी वो थे जो भारत के अंदर अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन करते थे। आगे देखिएगा, प्रश्न संख्या 8 में कि पाश्चात्य
प्राच्य पाश्चात्य विवाद कब तक चलता रहा? तो इसका उत्तर है कि प्राच्य पाश्चात्य विवाद सन 1834 तक चलता रहा। आगे देखिएगा प्रश्न संख्या 9 कि लॉर्ड मैकाले कौन था तथा वह भारत में कब आया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके शिक्षा प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए और साथ साथ विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए कि लॉर्ड मैकाले कौन था तथा वह भारत में कब आया था। तो इसका उत्तर देखिएगा कि लॉर्ड मैकाले अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य का अनुभवी विद्वान था। वह कुशल वक्ता तथा लेखक था। वह 10 जून 1834 को गवर्नर जनरल की काउंसिल का कानूनी सलाहकार बनकर भारत आया था। ये कथन बहुत महत्वपूर्ण है और अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि वह भारत में कब आया था। तो वह 10 जून 1834 को गवर्नर जनरल की काउंसिल का कानूनी सलाहकार बनकर भारत आया था। तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने लॉर्ड मैकाले को जन शिक्षा समिति का अध्यक्ष बनाया था। आगे देखिएगा प्रश्न संख्या 10 में लॉर्ड मैकाले का पूरा नाम क्या था? ये चित्र में आप देख सकते हैं लॉर्ड मैकाले। तो इनका पूरा नाम था थॉमस बेबिंगटन मैकाले। अधिक वैसे ये प्रश्न कोई एग्जाम में नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी जो विद्यार्थी लॉर्ड मैकाले के बारे में जानना चाहते हैं उन्हें समझना चाहिए कि इनका पूरा नाम क्या था। और बहुत कम किताबों में इनका पूरा नाम दिया हुआ है। पूरा नाम है थॉमस बेबिंगटन मैकाले। अधिकांश किताबों में केवल लॉर्ड मैकाले दिया हुआ है, पूरा नाम कहीं इनका नहीं दिया हुआ। आगे देखिएगा प्रश्न संख्या 11 में क्या पूछा गया है कि प्राच्य पाश्चात्य विवाद किस गवर्नर जनरल के समक्ष प्रस्तुत किया गया था? तो ये विवाद जो प्रस्तुत किया गया था वो किया गया था कि प्राच्य पाश्चात्य विवाद सन 1835 में गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। और यहाँ पर चित्र में आप इनको देख भी सकते हैं। ये जो इमेज है वो लॉर्ड विलियम बेंटिंक की है और इन्हीं के सामने 1835 में ये विवाद सामने आया। आगे देखिएगा प्रश्न संख्या 12 में कि प्राच्य पाश्चात्य विवाद के समाधान का विवरण पत्र लॉर्ड मैकाले ने कब प्रस्तुत किया? तो यहाँ पर उत्तर देखिएगा कि प्राच्य पाश्चात्य विवाद के समाधान का विवरण पत्र लॉर्ड मैकाले ने सन 7 मार्च 1835 में गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समक्ष प्रस्तुत किया था। और जो लॉर्ड मैकाले था उसने जो एक घोषणा पत्र प्रस्तुत किया था उसको यहाँ पे मैकाले मिनट्स ऑफ 1835 के नाम से भी जाना जाता है। इसको भी आपको याद रखना है। आगे देखिएगा कि महत्वपूर्ण तथ्य इसके बारे में कि मैकाले द्वारा प्रस्तुत विवरण पत्र में यह उल्लेखित किया गया था कि शिक्षा के लिए निर्धारित संपूर्ण धन का सर्वोत्तम प्रयोग केवल अंग्रेजी की शिक्षा के लिए ही किया जा सकता है। यानी कि जो 1 लाख रुपए की धनराशि के ऊपर जो विवाद से उत्पन्न हुआ था उसका इन्होंने उत्तर दिया लॉर्ड मैकाले ने कि इसका प्रयोग केवल अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार एवं विकास के ऊपर ही व्यय किया जा सकता है। आगे देखिएगा प्रश्न संख्या 13 में क्या पूछा गया है कि लॉर्ड मैकाले ने भारतीय शिक्षा के बारे में क्या वक्तव्य दिए? तो लॉर्ड मैकाले का यह वक्तव्य बहुत महत्वपूर्ण है और अक्सर एग्जाम में इसके बारे में आता है। तो ये सभी विद्यार्थी इसको बहुत ध्यान से याद रखेंगे, पढ़ेंगे। तो लॉर्ड मैकाले ने भारतीय शिक्षा के बारे में कहा था कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी का साहित्य भारत व अरब के संपूर्ण साहित्य के समान महत्व रखता है। तो यहाँ पर देखिएगा कि जो समझने का प्रयास कीजिएगा, उनका कहना ये था कि यूरोपियन जो लाइब्रेरी है वहाँ पर जो एक अलमारी के अंदर जो साहित्य रखा हुआ है वो अरब के और भारत के संपूर्ण साहित्य के समान महत्व रखता है। यानी कि भारत और अरब का जो संपूर्ण साहित्य है वो निरर्थक है, बेकार है, वो उसमें कुछ नहीं है। और उसकी अपेक्षा जो यूरोपीय पुस्तकालय की मात्र एक अलमारी में रखा हुआ साहित्य है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आगे देखिएगा इसके बारे में आगे क्या कहा कि लॉर्ड मैकाले ने कहा था कि अंग्रेजी सत्ताधारियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। यानी कि जो अंग्रेजी है वो सत्ताधारियों द्वारा, जो प्रशासक हैं उनके द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। यह सरकारी पदों पर बैठे उच्च वर्ग के भारतीयों द्वारा बोली जाती है। यह समस्त पूर्वी क्षेत्रों में व्यापार की भाषा बनने वाली है। अंग्रेजी भाषा
हमारी भारतीय प्रजा के लिए सर्वोत्तम उपयोगी है। तो यहाँ पर उन्होंने अंग्रेजी भाषा का गुणगान किया और भविष्य का दर्शक करार उनको दिया गया कि किस प्रकार से उन्होंने अंग्रेजी भाषा को भारत का एक जैसे आधार बताया, भविष्य की ज़रूरत बताया कि भारत के अंदर आने वाले समय में लोग या बालक अंग्रेजी एजुकेशन को प्राप्त करने की ओर दौड़ेंगे। और ये कथन मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं सही था कि आज हम देखते हैं कि अधिकांश CBSE स्कूलों में, अधिकांश नहीं बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा CBSE स्कूलों में हिंदी बोलने पर पाबंदी भी लगाई जाती है कि यहाँ पर हिंदी में बात नहीं करेंगे, जब भी टॉकिंग ऑफ वे होगा वो इंग्लिश ही होगा। और मैंने सुना कई स्कूलों के बारे में कि वो जुर्माना भी लगाते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा लॉर्ड मेकाले की दूरदर्शिता कि उन्होंने पहले ही बता दिया 1834-35 में उन्होंने बता दिया कि आने वाले समय में भारत के लिए ये अंग्रेजी भाषा एक ज़रूरत के रूप में सामने आएगी। और आज के समय में हम देखते हैं कि चाहे वो यूट्यूब चैनल पे हो, चाहे वो अलग अलग संस्थान खुले हुए हैं, चाहे वो अमेरिकन के नाम से हो, ब्रिटिश के नाम से हो, हार्वर्ड के नाम से हो, ये अलग संस्थान अंग्रेजी सिखाने के लिए खुले हुए हैं और अधिक से अधिक बालक, व्यक्ति, प्रोफेशनल्स अंग्रेजी भाषा को सीखने के लिए उनकी तरफ को दौड़े जाते हैं। तो ये कथन कहीं ना कहीं उनका ये कथन आज के समय में बिल्कुल फिट बैठता है। आगे देखिएगा प्रश्न संख्या 14 में क्या कहा गया है कि मेकाले द्वारा प्रस्तुत समाधान विवरण पत्र किसके समर्थन में था। तो यहाँ पे देखिएगा कि लॉर्ड मेकाले द्वारा प्रस्तुत समाधान विवरण पत्र पाश्चात्यवादियों के समर्थन में था, अर्थात अंग्रेजी शिक्षा के समर्थन में था, या अंग्रेजी को ज्ञान का माध्यम बनाया जाए, अंग्रेजी को प्रचार का माध्यम बनाया जाए, अंग्रेजी को शिक्षा का पहला माध्यम बनाया जाए, ये इसके समर्थन में था। आगे देखिएगा कि प्रश्न संख्या 15 में क्या कहा गया है कि पाश्चात्य विवाद का समाधान किसके द्वारा और कब किया गया। तो देखिएगा प्राच्य पाश्चात्य विवाद का समाधान 24 नवंबर 1839 को 1839 को लॉर्ड ऑकलैंड के प्रयासों से हुआ। ये आप पिक भी देख सकते हैं लॉर्ड ऑकलैंड की, जिन्होंने 24 नवंबर 1839 को इस समस्या का समाधान किया। किस प्रकार से किया उसको आगे देखिएगा कि प्रश्न संख्या 16 में क्या पूछा गया है कि लॉर्ड मेकाले ने प्राच्य पाश्चात्य विवाद का क्या समाधान प्रस्तुत किया। तो उत्तर देखिएगा कि लॉर्ड ऑकलैंड ने प्राच्य पाश्चात्य विवाद का समाधान हेतु 31,000 रुपये प्रतिवर्ष व्यय करने का सुझाव दिया। यानी कि पहले मात्र 1 लाख थे, अब यहाँ पर उन्होंने कहा कि 31,000 रुपये प्रतिवर्ष व्यय किए जाएंगे। आगे देखिएगा कि प्रश्न संख्या 17 में क्या कहा गया कि 1813 के आज्ञा पत्र के बाद कौन सा तथा किसके द्वारा नया आज्ञा पत्र जारी किया गया। तो इसका उत्तर है कि 1813 के आज्ञा पत्र के बाद 1833 का नया आज्ञा पत्र ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा जारी किया गया। प्रश्न इसके संबंध में देखिएगा कि महत्वपूर्ण तथ्य क्या है इसमें कि 1813 के आज्ञा पत्र में ईस्ट इंडिया कंपनी को यह उत्तरदायित्व सौंपा गया था कि वह अपने शासित क्षेत्रों प्रदेशों में शिक्षा की उचित व्यवस्था सुनिश्चित करे। तो ये 1813 के आज्ञा पत्र में ब्रिटिश सरकार द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को ये उत्तरदायित्व सौंपा गया था। इसके अलावा कि 1813 के आज्ञा पत्र में मुख्य तथ्य यह था कि शिक्षा पर खर्च होने वाली धनराशि को 1 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए प्रतिवर्ष किया जाना सुनिश्चित किया गया। यानी कि पहले मात्र 1 लाख था 1813 के आज्ञा पत्र में, अब 1833 का जो आज्ञा पत्र आया उसमें इस 1 लाख की धनराशि को बढ़ा करके 10 लाख रुपए प्रतिवर्ष किया गया। और दूसरी बात, एक चीज़ समझिएगा यहाँ पर, जो भी घोषणा पत्र या आज्ञा पत्र ये ब्रिटिश पार्लियामेंट से जारी हुआ करते थे, ये प्रत्येक 20 वर्ष बाद जारी हुआ करते थे। तो पहला 1813 में जारी हुआ और दूसरा उसके बाद 1833 में जारी हुआ। आगे देखिएगा प्रश्न संख्या 18 के अंतर्गत कि निस्यंदन सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो अक्सर बीएड की परीक्षाओं में और डीएलएड की परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो इसका उत्तर है कि निस्यंदन सिद्धांत का अर्थ है छानने की क्रिया, अर्थात शिक्षा ऊपर से प्रवेश करके, यानी कि शिक्षा को ऊपर के जो सत्ताधारी लोग हैं,
जो ऊपर के जो पूंजीपति लोग हैं उनको पहुंचाई जाए, और वहीं से ही शिक्षा जो है वो जनसाधारण तक बूंद बूंद करके पहुंचेगी। तो देखिएगा कि इसको कहा गया छानने की क्रिया, अर्थात शिक्षा ऊपर से प्रवेश करके जनसाधारण तक पहुंचनी थी। लाभप्रद ज्ञान भारत के सर्वोच्च वर्गों से बूंद बूंद करके नीचे टपकना था, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ को ये शिक्षा छानने की प्रक्रिया के तहत इस प्रकार से आनी थी, जिस प्रकार की उन्होंने व्यवस्था बनाई थी। यानी कि शिक्षा जो है वो निम्न वर्ग को ना दे करके हायर एजुकेशन जो है केवल उच्च वर्ग को दी जाए। इसके अलावा प्रश्न संख्या 19 में कहा गया कि निस्यंदन सिद्धांत के समर्थक कौन कौन थे। तो इसको देखिएगा, इसका उत्तर है निस्यंदन सिद्धांत के समर्थकों में ईसाई मशीनरी, बम्बई के गवर्नर की काउंसिल के सदस्य, फ्रांसिस वार्डन, कंपनी के संचालक एवं लॉर्ड मैकाले, ये सभी निस्यंदन सिद्धांत के समर्थक थे। प्रश्न संख्या 20 देखिएगा कि निस्यंदन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और एग्जाम में अक्सर आता है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा कि निस्यंदन सिद्धांत के प्रतिपादक लॉर्ड मैकाले थे। आगे देखिएगा प्रश्न संख्या 21 कि फ्रांसिस वार्डन ने अपना विवरण पत्र कब प्रकाशित किया। तो इसका उत्तर है कि फ्रांसिस वार्डन ने अपना विवरण पत्र 23 दिसंबर 1823 में प्रकाशित किया। इस विवरण पत्र के अनुसार बहुत से व्यक्तियों को थोड़ा सा ज्ञान देने की अपेक्षा थोड़े से व्यक्तियों को बहुत सा ज्ञान देना अधिक उत्तम एवं निरापद है। ये कथन बहुत महत्वपूर्ण है और अक्सर ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसमें अक्सर विद्यार्थी गलती कर देते हैं, ये लॉर्ड मैकाले लगा देते हैं कि कथन किसका है, लॉर्ड मैकाले का, लेकिन वास्तव में ये कथन फ्रांसिस वार्डन का है, जिन्होंने कहा कि बहुत से व्यक्तियों को थोड़ा सा ज्ञान देने की अपेक्षा थोड़े से व्यक्तियों को, यानी कि जो उच्च वर्ग है, पूंजीपति वर्ग है, जो मात्र 5 या 8% होता है, केवल उन्हीं को बहुत सारा ज्ञान दिया जाए और वही ज्ञान छन छन करके निस्यंदन सिद्धांत के आधार पर ये सभी वर्गों तक धीरे धीरे पहुंचता रहेगा। तो इसीलिए इसको कहा गया कि थोड़े से व्यक्तियों को बहुत सा ज्ञान देना अधिक उत्तम एवं निरापद होगा। प्रश्न संख्या 22 आपके सामने आता है, जिसमें पूछा गया है कि फ्रांसिस वार्डन द्वारा प्रस्तुत विवरण पत्र को कब तथा किसके द्वारा स्वीकार किया गया। तो इसका उत्तर है कि फ्रांसिस वार्डन द्वारा प्रस्तुत विवरण पत्र को 24 नवंबर 1839 को लॉर्ड ऑकलैंड द्वारा स्वीकार किया गया। आगे देखिएगा प्रश्न संख्या 23 आपके सामने है कि जिसमें पूछा गया है कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किसे बंगाल व बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर सर्वेक्षण का कार्य सौंपा। तो इसका उत्तर है कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने बैरिस्टिस्ट मशीनरी के सर विलियम एडम को बंगाल व बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर सर्वेक्षण का कार्य सौंपा। किन किन को सौंपा, किसको सौंपा? विलियम एडम को। कहाँ, किस क्षेत्र का? बंगाल और बिहार की शिक्षा व्यवस्था का सर्वेक्षण करने का कार्य लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सौंपा। यहाँ पर 3-4 प्रश्न आपके बन जाते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा कि सौंपने वाले व्यक्ति हैं लॉर्ड विलियम बेंटिंक। किसको सौंपा? विलियम एडम को। और क्या काम सौंपा? कि वह बंगाल और बिहार की जो राज्य हैं उनकी शिक्षा व्यवस्था का सर्वेक्षण करें। आगे देखिए प्रश्न संख्या 24, जिसमें पूछा गया है कि विलियम एडम ने अपनी रिपोर्ट कब और किसके समक्ष प्रस्तुत की। यहाँ पे देखिएगा कि इसी बीच में एक महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पे यह है कि इसी बीच में लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो हैं वो वापस ब्रिटेन चले जाते हैं और उनकी जगह पर नियुक्ति होती है लॉर्ड ऑकलैंड की। तो लॉर्ड ऑकलैंड यानी कि कार्य सौंपा लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने विलियम एडम को, और उसके बाद आ गए लॉर्ड ऑकलैंड। तो लॉर्ड ऑकलैंड को उन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी और वो 3 स्तरों पर या 3 चरणों में रिपोर्ट सौंपी गई। प्रथम रिपोर्ट उन्होंने सौंपी 1835 में, दूसरी रिपोर्ट सौंपी 1836 में और तीसरी रिपोर्ट सौंपी 1838 में। यानी कि प्रथम रिपोर्ट जब उस टाइम में वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिंक, वो तो रिपोर्ट उनको सौंप दी थी, लेकिन उसके बाद जो और रिपोर्ट सौंपी गई 1836 में और 1838 में वो सब सौंपी गई लॉर्ड ऑकलैंड के समक्ष। आगे देखिएगा 25वां प्रश्न और लास्ट प्रश्न आपके सामने आ रहा है जो कि आपकी स्क्रीन पर है। देखिएगा प्रश्न संख्या 25
कि लॉर्ड ऑकलैंड ने अपनी शिक्षा नीति की घोषणा कब की। तो यहाँ पे बहुत ध्यान से देखिएगा कि लॉर्ड ऑकलैंड ने अपनी शिक्षा नीति की घोषणा 1839 में की। तो यहाँ पे इन 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आपके सामने प्रस्तुत की गई और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो कार्य मैं लेकर के चला हूँ एक मेहनत के साथ में उन मेरी इस मेहनत को मेरे सभी प्रशिक्षु, मेरे सभी विद्यार्थी, मेरे सभी शिक्षक साथी मेरे इस कार्य में मेहनत से योगदान देंगे और साथ साथ मेरे इस YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। और मैं अपने विद्यार्थियों से कहना चाहूँगा कि वह बहुत ही मेहनत और लगन से अपनी परीक्षा की तैयारी करें। निकट भविष्य में आपकी परीक्षाओं की घोषणा हो चुकी है और फॉर्म भरे जाएंगे आपके, जो जल्द ही आपके सामने इन परीक्षाओं को देना है। तो उसकी अभी से ही आप लोग तैयारी में जुट जाइए। किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो आप एजुकेशन मास्टर डॉक्टर फखरुद्दीन ये यूट्यूब चैनल पर आप अपना कमेंट्स भेज सकते हैं। आपकी समस्या का समाधान तुरंत किया जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं डॉक्टर फखरुद्दीन अपनी बात को यहीं पूरा करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।